हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार बोर्ड विथ खुशी। आज हम लोग कक्षा 10 के भूगोल विषय के भारत संसाधन एवं उपयोग विषय की शुरुआत करेंगे, जिसके प्रथम चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 4 के सोशल साइंस टीजीटी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बिहार बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो इसका फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, ये पेज नंबर 1 से 126 पेज नंबर तक है। इसका मतलब यह चैप्टर बहुत ही बड़ा है, लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए, हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इससे पहले कि हम इस चैप्टर की शुरुआत करें, हम 2 लाइन सुनाना चाहते हैं। मुश्किलें ही दिल के इरादों को आजमाती है, मुश्किलें ही दिल के इरादों को आजमाती है, स्वप्न के पर्दों को निगाहों से हटाती है। गिर कर हौसला मत हारे ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें ही तो इंसान को चलना सिखाती है। तो चलिए फिर गिरते पड़ते और सीखते हुए आज हम अपने पहले वीडियो के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। इस बात को हम समझते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो हमारे लिए संसाधन है। जैसे अभी आप सब हमारे वीडियो को मोबाइल से देख रहे हैं, तो मोबाइल आपके लिए एक संसाधन है, बुक आपके लिए संसाधन है, पेन आपके लिए संसाधन है। अगर आप बीमार होते हैं और तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर भी आपके लिए एक संसाधन है। अगर आपको कोई फर्नीचर बनवाना होता है तो आप कारपेंटर के पास जाते हैं, तो वो कारपेंटर बढ़ई भी आपके लिए एक संसाधन है। इसके अलावा भी वो सारी वस्तुएं जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, वो सारी वस्तुएं संसाधन है। आशा है आप समझ गए होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वो सारे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे जल, हवा, मिट्टी, जंगल, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज। तो मैन मेड रिसोर्सेज किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज से हेल्प लेकर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मशीनें, भवन, सड़कें, वाहन, टेबल, विद्यालय इत्यादि। नेक्स्ट एंड लास्ट है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी सारी ज़रूरतों को स्वयं नहीं पूरा कर सकता है, उसे अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए अन्य किसी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपने लिए संसाधन के रूप में मनुष्य के ज्ञान, कौशल और योग्यता का प्रयोग करते हैं। जैसे बढ़ई से फर्नीचर बनवाना, शिक्षक से पढ़ना, डॉक्टर से इलाज करवाना, वकील से केस लड़वाना इत्यादि, ये सब भी हमारे लिए एक संसाधन है। आशा है आप समझ गए होंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। अब इससे हम लोग क्या समझते हैं कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे बहुत मात्रा में बालू और मिट्टी पड़े रहते हैं, लेकिन उनका तब तक महत्व नहीं होता जब तक उन्हें हम नदियों के किनारे से लेकर अपने घर के दरवाजे तक नहीं लेके आते, उन्हें किसी प्रयोग में नहीं लाते और उनके लिए कोई कीमत नहीं चुका देते। इसीलिए ये कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं, बनते हैं, और तब बनते हैं वो जब हम उन्हें उपयोग में लाते हैं टेक्नोलॉजी के मदद से, या फिर उनके लिए कीमत चुकाते हैं। नेक्स्ट, आपके बुक में ये संसाधन का चार्ट बनाया हुआ है, जिसे संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक के भी 2 प्रकार होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, जिन्हें हम आगे समझने वाले हैं। इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा।
अब हम लोग संसाधनों के प्रकार को अच्छे से समझेंगे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के दो प्रकार हो सकते हैं। पहला है जैव संसाधन। ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सारे संसाधन जो कि सजीव है उन्हें हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, यानी कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं निर्जीव है जो हमारे काम आती है उन्हें हम अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज इत्यादि। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग होते हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि वैसे संसाधन जिन्हें बनने में ज़्यादा समय ना लगे और जिन्हें हम एक बार प्रयोग करें और वो ख़त्म हो जाए तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाए, ऐसा ना हो कि वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, आप का जो सोलर बैटरी होगा, आप देख रहे होंगे कि वो जब वो ख़त्म हो जाता है तो आप उसको दोबारा धूप में रख देते हैं और दोबारा से वो आपके लिए चार्ज होकर आपके उपयोग में आने के लिए रेडी हो जाता है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, इसे ध्यान से समझिएगा। वन एवं वन्य प्राणी तब तक ही नवीकरणीय संसाधन है जब तक मनुष्य उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध वन और वन्य प्राणियों का दोहन करने लगे तो वो भी नवीकरणीय से अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। जैसे कि आप कोयला का इस्तेमाल करते होंगे और कोयला एक बार जलने के बाद, जल के ख़त्म होने के बाद दोबारा उसको रीजनरेट होने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो दोबारा अगर बनते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं और या फिर वो दोबारा से उनका निर्माण हो पाना असंभव हो जाता है। जैसे जीवाश्म ईंधन में जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः इनका निर्माण बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पे संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है और जिसके बदले में वो सरकार को लगान भी चुकाते हैं। आप अपने घर पर सोचिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिन पे सिर्फ आपका हक है। आपके अगर पिताजी या आपके नाम की कोई ज़मीन होगी तो वो आपका अपना निजी संसाधन है जिनके लिए आप सरकार को टैक्स भी चुकाते हैं। तो वैसा संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का हक होता है उन्हें हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, घर एवं अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है, बाग बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ हो जाता है। मतलब ऐसे संसाधन जिनका किसी व्यक्ति विशेष प्रयोग ना करे बल्कि एक खास समुदाय, जैसे कोई गांव, मोहल्ला, कोई सभा उसका प्रयोग करे तो उसे हम कहेंगे कि वो एक सामुदायिक संसाधन है। ये एक समूह के लिए होता है जिसमें वो उस संसाधन का हर व्यक्ति आसानी से प्रयोग कर सकता है। जैसे जो गांव में चारण भूमि होते हैं पशुओं के चराने के लिए, उसमें कोई भी अपना पशु ले जाकर चरा सकते हैं। शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब इत्यादि, या फिर सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान इत्यादि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन।
कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय है। इस देश में जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय संसाधन है। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। हमारे देश में पाई जाने वाली हर एक वस्तु, इवन हमारे देश के समुद्र में भी पाई जाने वाली 200 किलोमीटर तक वो वस्तु क्या है, आपका संसाधन। चलिए अब हम इस मैप को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि ये हमारा मैप है और इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। इधर हम लिख देते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ अरब सागर है। तो हमारे देश में 12 समुद्री मील तक, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ये यहाँ से 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील, यानी जो हम समुद्री मील की इकाई नापते हैं उसे हम नॉटिकल माइल बोलते हैं, यानी 12 नॉटिकल माइल तक ये हमारे देश का राष्ट्रीय संसाधन है। और इससे आगे 200 तक, 200 ऑफ माइल तक, जैसे तो ये आपका EEZ है। इट मीन्स कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये इसमें जितने भी खनिज आएंगे, जहाज चलेंगे, जितने भी पेट्रोल निकलेगा या फिर कोई और अन्य संसाधन मिलेगा, तो इस पे हमारे भारत देश का स्वामित्व रहेगा। आशा है अब आप समझ गए होंगे कि किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स EEZ के नाम से जाना जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। चलिए ध्यान से समझते हैं कि जो ये आपका हमारा तटीय इलाका है, उस तटीय इलाके से 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक जितना भी संसाधन मिलेगा वो सारे संसाधन पे भारत देश का स्वामित्व रहेगा। लेकिन इस 200 किलोमीटर के बाद जो भी संसाधन मिलेगा वो संसाधन का प्रयोग कोई भी देश कर सकता है, और अगर उनके बीच में कोई विवाद होता है किसी बात को लेके, किसी खनिज संसाधन को लेके, तो उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। ऐसा है, अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संभावी संसाधन। ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है और इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे संसाधन, देखिए इसका संभावी, और संभावी यानी कि संभावना, यानी कि ऐसा संसाधन जिसकी संभावना है लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, लेकिन जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है, तो उन बहुत ज़्यादा
कीमती खनिज तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा वहाँ पर अच्छी जड़ी बूटियाँ तो है, लेकिन वो इतनी गहराई में है और वहाँ पर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाना इतना महंगा है कि अभी तक उसका प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन ये सब कोई जानता है कि हिमालयी क्षेत्र में बहुत सारे खनिज और जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, परंतु अभी तक इनका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। नेक्स्ट है विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उन्हें हम विकसित संसाधन कहते हैं। अब इन दोनों में हम अंतर समझेंगे कि एक है संभावी संसाधन जिनकी संभावना है, लेकिन एक है विकसित संसाधन जो डेवलप्ड हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग पता लगा चुके हैं। जैसे नदियों में जो पानी बह रहा है, उस पानी को हम कभी भी जल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो नदी में जब तक भी जल विद्युत ऊर्जा नहीं कन्वर्ट किया जा रहा है तब तक वो नदी एक संभावी संसाधन है। लेकिन जब हम उस नदी में बहते पानी को जल विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेंगे तब हम उसे विकसित संसाधन के रूप में काउंट करेंगे। आशा है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। जैसे भंडार संसाधन, जैसे जल। आप सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है उस पे 1/3 वाटर है, इसलिए उसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो जब हमारे पास जल का इतना असीम भंडार है, तो जल जिससे बना हुआ है, जल का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी कि उसमें H मीन्स हाइड्रोजन भी है और O मीन्स ऑक्सीजन भी है। तो जब उसमें दोनों तत्व उपलब्ध है और वो भी ऐसे तत्व जो बहुत ही उपयोगी है, जो हाइड्रोजन है वो ऊष्मा का एक बहुत ही अच्छा जो है संसाधन है, और जो ऑक्सीजन है उसकी आज के डेट में आप जानते हैं कि कितनी ज़्यादा कीमत है। लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जिससे हम जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकें। इसके लिए वो अभी हमारे लिए जल संसाधन के रूप में एक भंडारित संसाधन है, जिसका अभी तक हम ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं ज्ञात कर पाए हैं जिससे हम जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकें। नेक्स्ट है संचित कोश संसाधन। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। हमने अभी ऊपर पढ़ा भंडार संसाधन, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है और यह भविष्य की पूंजी है। संचित कोश संसाधन का मतलब है कि हमें अभी उसका प्रयोग नहीं करना है, हमें अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में हमें उस संसाधन की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मानव ने जल से जल विद्युत ऊर्जा बनाना सीख लिया है, जैसे मानव ने सूर्य से सोलर एनर्जी क्रिएट करना सीख लिया है, जैसे मानव ने पेड़ पौधों का उपयोग करके कई सारी दवाइयाँ बनाना और कई सारे फर्नीचर बनाने सीख लिए हैं, परंतु अभी हमें उनकी नीड नहीं है। तो अभी वैसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है, यानी हमें उसके बारे में पता है, हमें उसकी टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन अभी वो संचित को संसाधन में है। जब उसकी ज़रूरत होगी तब हम उसका प्रयोग कर लेंगे। आशा है आपको ये संसाधन के प्रकार सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो आप कहीं भी जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, तो आप सारा प्लानिंग करके जाते होंगे, टिकट कटा के, अपने लिए अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करके, किस गाड़ी में जाना है, कैसे वापस आना है, ये सारी चीज़ों को आप प्लानिंग करके तब कहीं जाते हैं। वैसे ही अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तब वो संसाधन नियोजन कहलाएगा। इट मीन्स कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और बिना प्लानिंग के जाएंगे तो हो सकता है कि ज़्यादा समय लग जाए या फिर आप रास्ता भटक जाए, लेकिन अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ जाएंगे, अच्छे नियोजन के साथ, समन्वय के साथ जाएंगे तो आप ससमय अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएंगे। वैसे ही अगर आप संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे
तो आप अपने साथ साथ अपने भावी पीढ़ियों का भी ख्याल रखते हुए उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करने में सक्षम होंगे। अगर आप किसी संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अगर आप जल का उपयोग कर रहे हैं, तो आप उतना ही जल का उपयोग कीजिए जितना आपको ज़रूरत है, ताकि जल संसाधन बचा रहे और आपके आगामी पीढ़ियों के लिए भी वो काम आए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। वहीं अभी हम लोगों ने पढ़ा संसाधन नियोजन, तो वही है संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इट मीन्स कि अगर आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही उस संसाधन का प्रयोग कीजिए। मान लीजिए कि आप ब्रश कर रहे हैं और आपने नल खुला छोड़ दिया, तो जो पानी वेस्ट हो रहा है वो पानी आपके किसी अन्य पर्सन के लिए मददगार साबित हो सकता है। आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपका पेट्रोल कम से कम खर्चा हो। आप ऐसी जगहों पे जहाँ पर रेड लाइट है वहाँ आप अपने गाड़ी को बंद कर दीजिए, तो इससे जो है पेट्रोल की बचत होगी। तो हमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, हमें अपने डेली लाइफ से बस छोटे छोटे मोमेंट्स जुड़ाने हैं जिनसे हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ी सी मदद कर सकें। जो खुशी के पल हम जी रहे हैं वही खुशी के पल वो भी जी सके और उसी कीमत पर जी सके, उसके लिए हमको छोटे छोटे से बचाव करने हैं जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने देश को सुरक्षित रख सकें। वही है आपका संसाधनों का संरक्षण। आशा है आप समझ गए होंगे। महात्मा गांधी का एक बड़ा ही फेमस कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इससे ये तात्पर्य है कि इंसान का जो मन होता है ना वो बहुत ही लालची होता है। अगर उसे साइकिल मिल जाता है तो वो बाइक की तलाश में रहता है, अगर वो बाइक की मिल जाता है उसे तो वो कार की तलाश में रहता है। और इस तरह इंसान का जो मन है वो वास्तविक रूप से कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाता। जितना उसे मिलता है वो उससे और अधिक पाने की चाह में जुट जाता है। तो वही महात्मा गांधी ने कहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, यानी अगर हमें भूख लगी है तो हमें कोई भी सादा भोजन हमारी भूख को मिटा सकता है। लेकिन अगर हमें हमारे मन की भूख को मिटाना है, हमारी पेट के भूख के नहीं, अगर हमारे मन की भूख को मिटाना है तो हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हमारे मन की भूख को मिटाया जा सके। नेक्स्ट इसके आगे हमें पढ़ना है कि मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान। जो ये नर्मदा बचाओ है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में हुआ था और वहाँ पे एक डैम बनाया जा रहा था, सरदार सरोवर डैम। और उससे क्या हो रहा था कि जितने भी वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उनका नुकसान हो रहा था। जो भी वहाँ पे व्यक्ति रह रहे थे उनका नुकसान हो रहा था, उन्हें अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे प्रवास करना पड़ रहा था। तो इसका उन्होंने मेधा पाटेकर ने घोर विरोध किया था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि नर्मदा बचाओ अभियान के प्रणेता कौन है, तो मेधा पाटेकर। नेक्स्ट है चिपकू आंदोलन। चिपकू आंदोलन वैसे तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन इसे आप लोग उत्तराखंड भी याद रखिएगा क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों संयुक्त था, वो अभी बंटवारा नहीं हुआ था। इसमें चिपकू आंदोलन में था कि उन पेड़ से महिलाएं चिपक कर पेड़ की रक्षा करती थी, उन्हें कटने से बचाती थी और उसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषिगत भूमि का विस्तार। तो संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषिगत भूमि का विस्तार भी संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मानव एवं तकनीक की सूचनात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था रॉबर्ट्स इकोनॉमी कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि हमारे पास पेट की भूख मिटाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मन का भूख मिटाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो इंसान अपने टेक्नोलॉजी की मदद से पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन कर रहा है, पेड़ की कटाई कर रहा है, कई जगहों पे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे हम डाकुओं की अर्थव्यवस्था यानी कि रॉबर्ट्स इकोनॉमिक कहते हैं।
नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था और इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन करता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ये सम्मेलन 5 से 16 जून तक स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था और ये पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसी वजह से 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा आप और ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं कि सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की वकालत की थी। इसके अलावा 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। इसका मतलब कि सतत विकास वैसा ही विकास है जो स्वयं की भी ज़रूरत पूरा करे और अपने भविष्य की आगामी पीढ़ियों के लिए भी उसका संरक्षण करे, वही है आपका सतत विकास। इसके 3 आयाम हैं। एक है आपका आर्थिक प्रगति, यानी कि देश का विकास तो हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना। सामाजिक समानता, यानी कि न्याय संगत बंटवारा हो संसाधन का, कि अगर किसी राज्य में कोई खनिज है जो ज़्यादा मिल रहा है तो उसका लाभ अन्य राज्यों को भी मिले। जैसे कि बिहार और झारखंड जब एक थे तो उस समय बिहार बहुत ही धनी और संपन्न राज्य था, लेकिन झारखंड के अलग होते ही सारे खनिज संसाधन झारखंड में चले गए और बिहार एक संसाधन विपन्न राज्य बन गया। तो ऐसा ना हो, संसाधनों का समान बंटवारा हो, न्याय संगत बंटवारा हो। नेक्स्ट है पर्यावरणीय संरक्षण। तो पर्यावरणीय संरक्षण का मतलब है कि संसाधन प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा अमूल्य उपहार है जो एक बार ख़त्म हो जाने के बाद आगामी पीढ़ियों को बहुत मुश्किल से मिलेगा। तो हमें प्रकृति का अंधाधुंध दोहन नहीं करना चाहिए और ये कोशिश करना चाहिए कि अपने ज़रूरत के जितना ही संसाधन का उपयोग करें। इसके अलावा हमें कुछ सम्मेलनों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहला है आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग जो पृथ्वी का लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, कई सारे गैसों के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21, जिसे हम एजेंडा 21 भी कहते हैं, जो आगे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। ये सब तथ्यों के बारे में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में चर्चा किए गए। एजेंडा 21 क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई है। यानी कि एजेंडा 21 जो है वो 21 प्रोग्राम उन्होंने डिसाइड किया जो कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर थे। नेक्स्ट द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, जो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, उसी के ठीक 5 साल बाद 1997 में न्यूयॉर्क, जो कि यूएसए में है, उसमें प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। चूँकि वो 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ, इसलिए हम इसे +5 सम्मेलन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्योटो सम्मेलन। क्योटो जापान में है। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ। इसे हम क्योटो प्रोटोकॉल या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी जानते हैं, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 वैसे गैस जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं, उन गैसों के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन, CH4, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी, जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए और इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। नेक्स्ट है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया और जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में है। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है और बड़ी आसानी से हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करें। थैंक यू।